हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग की मूवी जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रियावेक उसको देखने वाले हैं। और इस एनीमे में सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का पूरा रिकैप और साथ ही सीजन 2 की 2 एपिसोड हमें दिखाए जाएंगे और ये 5 तारीख को हमें थिएटर में देखने को मिलेगा। और शायद आप में से काफी सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। मैं नहीं जा पाया थिएटर में देखने के लिए, बट मैं मांगा पढ़ रखा था, तो मुझे पता है क्या क्या चीजें होने वाली है। हाँ, आज मुझे पता है इसे मानवा कहते हैं, मैंने गलती से मांगा बोल दिया, बट कोई ना। और साथ ही हम सोलो लेवलिंग के सीजन 1 को तो भाई पूरा रिकैप नहीं करने वाले, हम थोड़ा सा अपना एग्रेस के साथ जो फाइट हुआ था ना जिम्बू का, उसको रिकैप देने वाला हूँ। और उसके बाद सीजन 2 के जो 2 एपिसोड होने वाले हैं उसको एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप की बात कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, इसका नाम होता है जिन्हू। और ये सबसे वीक हंटर है, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान होता है ना, ये उससे भी ज्यादा कमजोर था। और लोगों के अकॉर्डिंग ना, ये जिस डजन में के अंदर जाता था वहाँ पे जो दूसरे हंटर्स हुआ करते थे वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि भाई ये बंदा आया है तो ये डजन काफी ज्यादा कमजोर है। तो कुछ इस तरीके का होता है जिन्हू का कैरेक्टर। बट ये टाइम पे उनकी एंट्री होती है डबल डेश के अंदर। स्टार्टिंग में सब कुछ सही काफी बढ़िया चल रहा होता है, वो लोग काफी सारे डिमंस को मार देते हैं, बट जिन्हू को वहाँ पे भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अभी एंट्री होती है उनके दूसरे दर्जे के अंदर और वहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो स्टैचू जो होता है वो काफी सारे लोगों को मारता है, और ये टाइम पे वो स्टैचू जिन्हू को भी मारने वाला होते हैं। और जिन्हू ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए काफी सभी लोगों की जान बचा दी थी। जो 4-5 लोग बचे हुए थे उन सभी को और जिन्हू को लग रहा था कि भाई ये उसका आखिरी दिन है और वो ऐसे कमजोर तो नहीं मरना चाहता। बट इसके बाद अभी उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसके सामने ना कुछ नोटिफिकेशन शो होने लगते हैं, जहाँ पे उसको रेगुलर ट्रेनिंग करने को बोला जाता है। और रेगुलर ट्रेनिंग में वही सहायता वाला अपना ट्रेनिंग चार्ट होता है और जिन्हू रेगुलर ट्रेनिंग को कंप्लीट करते रहता है और इसी के कारण उसकी लेवल अप होते जाती है और वो अब पहले के मुकाबले काफी अच्छा हंटर बनते जा रहा था धीरे धीरे। और उसकी भी जिन्हू की फाइट भी वी रैंक हंटर एसएल में होती है। कैंगमैन ने नाम गलत लिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने पुराने एपिसोड देखे नहीं है, बट मैं ऐसे जो जो मुझे याद है मैं वही सब क्या कर रहा हूँ अभी। और उसके साथ बैटल जिन्हू का काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जिन्हू को, बट अंत में जाकर उसको हरा देता है। और इसी के साथ ना जिन्हू का लेवल भी काफी ज्यादा अप होता है। और इसके बाद जिन्हू को एक ना एक जॉब चेंजिंग फिक्स मिलती है और वो उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहा होता है। और वो ना उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहा के लिए ना शहर के बाहर आया होता है। और ये कुछ ना थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि बाकी के जो टास्क वो कंप्लीट करता था ना, तो उसके लिए ना उसका एक स्पेशल चाबी मिलती थी। बट इस टाइम डे ना उसको कोई भी चाबी नहीं मिला था, ये उसको करना ही था। और इस रिस्क के आए ये भी चूज करता था कि उसको ये अभी कंप्लीट करना है या फिर बाद में कंप्लीट करना है। और उसने ना उस दिन अपना डेली रिस्ट भी कंप्लीट नहीं किया था और वो ना उस डेट के अंदर एंटर कर जाता है उसके बाद। और इस डेट के फैसिलिटी ये भी थी कि वो ना इस डेट जब तक कंप्लीट नहीं करता ना वो इसके बाहर नहीं जा सकता। और इसके बाद अभी उसके सामने ना एक नाइट आ जाता है और जिन्हू ना उस नाइट को ना काफी आसानी से हरा देता है। और इसके बाद ना वो और भी काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं और जिन्हू ना उन सभी से लड़ने लगता है नाइट के साथ। वहाँ पे काफी सारे मेजेस भी आने लगते हैं और मेजेस जो थे ना वो गायब भी हो सकते थे, मतलब कि काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और नाइट्स और मेजेस। और जिन्हू को ना उन सभी को हराने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो उनके बाद भी उन सभी से लड़ रहा था काफी अच्छे तरीके से। और वो ना अपने पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल करने लगा था उनको हराने के लिए, मतलब कि वहाँ पे वो हीलिंग पोशन का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था, तो इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ का और सारी पोशन का इस्तेमाल करने लगा है उनको हराने के लिए। जिन्होंने ना वहाँ पे काफी सारे नाइट्स को मार दिए थे और रिवॉर्ड के तौर पे ना उसको एक आर्मर है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद ना जिन्हू आगे जाता है जहाँ पे काफी बड़ा दरवाजा होता है और उसके पास कोई ऑप्शन तो होता ही नहीं है, इसलिए वो दरवाजे को खोल देता है। और दरवाजे खोलने के बाद ना उसकी वहाँ पे काफी पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और उसको अपने सामने ना एक राजा की गद्दी दिखाई दे रही है और सारी उसकी रक्षा करना हुआ ना वहाँ पे नाइट भी होता है। और इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शायद और जिंग यहाँ पे बोलने लगा है कि मुझे इसको देखते यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मेरे हाथ पाँव भी कांपने लगे हैं और मुझे यहाँ पे सेम वैसा ही फील हो रहा है जैसा कि मुझे डबल डजन में हुआ था। और इसी का नाम एग्रिस है। और इसके बाद अभी एग्रिस ना काफी स्पीड में जिन्हू के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक को जिन्हू रोक देता है, बट उसको पता चल जाता है कि भाई उसकी औकात
से बाहर, काफी ज्यादा बाहर है। और इसके बाद लगातार एग्रिस ने उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था और वो ना सभी अटैक को डॉच किए जा रहा था और उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुझे करना क्या है। यहाँ पे जिन्वू भी इसके बाद एग्रिस के ऊपर अटैक करता है, पर भाई उसके अटैक का कुछ भी फायदा नहीं होता है। एग्रिस को एकदम बच्चे का खेल लग रहा था और वो ना उसको उठा के दूर की तरफ फेंक देता है और जिन्वू को पता चल चुका था कि भाई वो इसको नहीं हरा पाएगा। और इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन डगर था, बट इसको पता था कि अगर मैं डगर से लड़ूंगा तो मैं उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद वो अपना डगर को साइड करता है और अपने पंचेस को रेडी कर लेता है। और एग्रेस भी भाई वहाँ पे बड़ा ईमानदार बंदा होता है, वो भी अपनी तलवार को साइड रखता है और वो भी अपने पंचेस से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद ना एग्रेस जो होता है ना भाई, वो पंचेस से भी काफी गंदी तरीके से जिन्वू को मारता है और जिन्वू को भी वहाँ पे फील होता है कि अगर मैंने ये आर्मर नहीं हुआ होता ना तो मेरा खेल तो कभी का खत्म हो चुका होता। और इसके बाद ना जिन्वू भी वहाँ पे मारना स्टार्ट करता है, बट एग्रेस को ना एक भी अटैक नहीं लगा। और इसके बाद जिन्वू ना एक लात एग्रेस को मारता है और इस बात पे एग्रेस को ना काफी गुस्सा आता है। और इसके बाद वो दोनों ही काफी तगड़ी तरीके से वहाँ पे लड़ने लगे हैं, बट ज्यादा तो जिन्वू ही पिट रहा होता है एक तरह से। और इसके बाद जिन्वू जो होता है ना वो के ऊपर जाके बैठ जाता है और एग्रेस ना अपने तलवार से ना जिन्वू को मारने वाला होता है, वो तभी उसकी तलवार को रोकता है और बोलता है कि भाई मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। और इसके बाद वो एग्रेस को ना काफी गंदी तरीके से मारने लगा है और अपना सर निकाल कर उससे भी अटैक करता है। अटैक वो लगता है बट वो इतना ज्यादा गहरा अटैक ही नहीं होता है। और इसके बाद जिन्वू एकदम ही पागल सा हो जाता है और इसके बाद लगातार मारने ही लगा है, मतलब कि काफी गंदी तरीके से मारने है वो। और इसके बाद फाइनली एग्रेस वहाँ पे हार ही जाता है और जिन्वू को भी पता चल चुका था कि अगर वो यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करता ना तो उसका खेल खत्म हो जाता। और एक तरह से ना भाई लकी वो यहाँ पे जीत जाता था। और इसके बाद ना जिन्वू को वहाँ पे काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं और उन रिवॉर्ड में से ना एक रिवॉर्ड डेलीकेशन स्टोन होता है और इसकी मदद से ना जिन्वू को समझ में आ जाता है कि उसका खोजना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद ना वहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं और बताया जाता है कि तुम जितनी देर तक यहाँ पे टिकोगे ना तुम्हें एक्स्ट्रा उतने पॉइंट्स मिलेंगे, उतनी पावर एक्स्ट्रा मिलेंगी। और इसके बाद ना वहाँ पे काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं और जिन्वू उन सभी से लगातार लड़ने लगा है, वो मारते जा रहा है, नाइट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और एक पल ऐसा आता है ना जहाँ पे जिन्वू की हालत एकदम खत्म हो चुकी होती है और तभी एक तरफ से तो ही बोलने वाला था, मतलब कि सभी नाइट्स मिलकर उसको मारने वाले थे, लेकिन तभी उसको ना पेनल्टी मिल जाती है। जो डेली क्रूज होता है ना उसको कंप्लीट नहीं किया था, इस चीज की उसको फाइनली पेनल्टी मिलती है और इसके बाद उसको पेनल्टी जेल में भेज दिया जाता है। और वहाँ पे ना काफी सारे सेंटे भी आने लगे हैं और वो ना उन सभी को एक एक भर के मारने लगा है और उन सभी को मारने के बाद ना उसका लेवल अप होता है, जिस कारण ना उसकी हीलिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है और वो अपने आप को ना काफी अच्छी तरीके से हील कर लेता है। मतलब कि जितना थका हुआ था ना आप वो उतना थका हुआ नहीं था पहले ही तुलना में। और वहाँ पे ना वो डेगर को भी परचेस करता है ताकि वो उस डेगर के अंदर जाके बाद में काफी अच्छी तरीके से लड़ पाए। और इसके बाद वो फाइनली वो अगेन उस डेगर के अंदर जाता है और अब ना वो इस डेगर की मदद से ना उन सभी नाइट्स को ना काफी आसानी से काट पा रहा था, मतलब कि डेगर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद वो लगातार नाइट्स को मारते जाता है, मतलब कि काफी ज्यादा नाइट्स को मारता है, काफी सारे मैजिकल जादूगरों को मारता है। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ पे ना वो उन सभी को मार देता है। जिन्वू को ना नेक्रेट करने के लिए ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन आता है और वो पहले तो सोचता है बट इसके बाद वो एक्स्ट्रा कर लेता है और उसको ना काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं, इस कारण वो काफी जल्दी शॉर्ट मॉन्स्टर बनकर जाता है, मतलब कि अपग्रेड हो जाता है। कुल मिला के बारी जा तो उसको रीअवेकनिंग की भी पावर यहाँ पे मिल जाती है। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, इसी को रीअवेकनिंग भी पावर भी मिल जाती है और इसी को अगर दोबारा सा जिंदा करना पड़े ना तो उसके लिए जिन्गू को ना एक वर्ड बोलना पड़ेगा, मतलब कि वो वहाँ पे रियल में जिंदा नहीं होगा बल्कि उसकी शैडो जिंदा होगी। और जिंदा करने के लिए ना उसको एक वर्ड बोलना पड़ेगा जिसको बोलते ही अराइज, और इससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अब सब कुछ। और इसके बाद वो ना काफी सारे सोल्जर्स को जिंदा करता है, वहाँ पे नाइट जो होते हैं उनको जिंदा करता है और फाइनली वो सोचता है कि एग्रेस को जिंदा करने की। और इसके बाद वो एग्रेस को आगे अराइज बोलता है और एग्रेस वहाँ पे जिंदा भी हो जाता है और वो उसका सबसे
पावरफुल सोल्जर बन जाता है उसकी टीम के अंदर फिलहाल के लिए। और इसके बाद फाइनली वो उस डेजर्ट को क्लियर करने के बाद बाहर आ जाता है, मतलब कि अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे जिनवू सो रहा था और तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है और वो बोलती है कि जिनवू, तुम्हें याद नहीं है क्या, आज मेरे स्कूल में मीटिंग है और तुम्हें हमारे टीचर से मिलने आना था और मीटिंग 5 बजे ही होती है। और जिनवू बोलता है कि मुझे पहुंचने से पहले मुझे एक बार फॉर्मेशन बैंक जाता है और वहाँ पर वो इतने ज्यादा पैसे जमा करता है ना कि वो देख के बैंक की मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या करते हो जो इतने पैसे कमा रहे ले रहे हो। अरे भी जिनवू बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ। और इसके बाद जिनवू स्कूल जाता है और स्कूल में का उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें इतना स्मार्ट बन के आने की क्या जरूरत थी। तभी जिनवू को बोलता है कि मुझे तुम्हारे टीचर से मिलना है और मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार भी नहीं हो सका। और उसकी बहन की शक्ल देखो और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। उसके बहन बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि लड़के थोड़े बहुत एक्सरसाइज करके इतना ज्यादा बदल रहे। और वहाँ पे ना वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ के सभी स्टूडेंट जितने भी होते हैं ना, सभी के सभी स्टूडेंट केवल जिनबू को ही देखे जा रहे थे। और तभी जिनबू की बहन बोलती है कि भैया तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे पता है जैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई है तो क्या मैं तुम्हें एक क्यूट लड़की से मिलाऊं। और तभी जिनबू अपनी बहन का गाल खींचता है और बोलता है कि तुम मुझसे मजाक करना बंद करो। और इसके बाद वो टीचर से मिलने जाता है और उनके बीच में बातचीत शुरू होती है। और तभी टीचर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक हंटर हो और क्या तुम्हारी बहन को भी तुम हंटर बनाने दोगे अगर उसकी कोई एबिलिटी बाहर निकलती है तो। तभी जिनको बोलता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मैं उसे उसके सपने पूरा करने दूंगा। तभी उसकी टीचर बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, बट हाल ही में एक स्टूडेंट है जिसने अपना नाम स्कूल से हटवाया लिया है। जैसे ही उसे अपनी अवेकनिंग के बारे में पता चला तभी जिनबू बोलता है कि क्या आप मुझे उसकी रैंक बता सकते हो। और तभी टीचर बोलती है कि वो एक लड़की है और उसकी ई रैंक है। और तभी जिनबू सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो वो लड़की बहुत ही जल्द मारी जा सकती है। और टीचर बताती है कि वो जिनबू की दोस्त है और उसका नाम सन जान है। और फिर शाम को जिनबू उस लड़की का वेट कर रहा था और उसके पास वो लड़की आती है। और तभी जिनबू बोलता है कि मुझे पता था कि तुम होगी और ये वही लड़की होती है जिसने जिनबू और यूजिन के साथ हिल को ज्वाइन किया था। तभी गाय बोलती है कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये टीचर ने एक हंटर से मिलने के लिए बोला था और आप क्या वो हंटर हो। और तभी जिनबू अपनी और अपनी बहन की फोटो दिखाता है और तभी सोयान बोलती है कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है। और तभी जिनबू बोलता है कि मैं किसी टीचर से नहीं मिल रहा, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया का काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम एक हंटर बन चुकी हो, बट तुम ई रैंक हो और तुम्हें एक लड़ाई क्लास वेपन की जरूरत पड़ेगी और वो वेपन 1 से 2 दिन में टूट जाएगा और इसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तुम्हें दूसरा वेपन लेना होगा। तो सोचो इसमें कितना नुकसान है। और फिर सन बोलती है कि बस हो गया तुम्हारा, तो अब तुम जा सकते हो। और तभी जिनबू बोलता है कि जब तक तुम वो काली दुनिया नहीं देखोगी तुम्हें एहसास नहीं होगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद हमें वनडंग दिखाया जाता है और वो कोरिया पहुंच चुका था और उसके सामने मॉनिटरी डिपार्टमेंट का शिप आया होता है। और शिप बोलता है कि आप यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो और आपको यहाँ पे क्या काम है। और वनडंग बोलता है कि बस मुझे यहाँ पे कुछ काम है। और चिप बोलता है कि वो इंसान जो कि अमेरिका जैसे देश को छोड़ के यहाँ पे आए उसका केवल एक ही काम हो सकता है, अपने भाई की मौत का बदला लेना। और डोंगसू को वहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि जब इसको पता है तो मुझे सवाल क्यों कर रहा है। और डोंगसू बोलता है तो क्या तुम मुझे इसका मतलब रोकने आए हो। और वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने काम से काम रखूंगा। और डोंगसू बोलता है कि मुझे तुम काफी पसंद आए, क्या तुम मेरे गिल को ज्वाइन करना चाहोगे। और वो डोंगसू को बोलता है कि चलो मैं सोच के तुम्हें इसका आंसर बताऊंगा। और इसके बाद हमें जिनको दिखाया जा रहा है जो कि व्हाइट टाइगर गिल के चिप के पास आया होता है और वो लड़की को देख के चिप वो सोचता है कि ये मुझे हीरेक हंटर लग रही है, बट नहीं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिनहू की तरह निकले और जिनहू ऐसे ही किसी को हमारे पास नहीं लेके आएंगे। और क्या पता उसको हमारी ट्रेनिंग पसंद आ गई तो क्या पता वो हमारे हिल में ज्वाइन भी हो जाए। तभी वहाँ पे एक हंटर होता है जो कि काफी एटीट्यूड में बोलता है कि यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, जल्दी जल्दी से अंदर आओ। और तभी जिनबू उसके बारे में पूछता है, चिप से बोलता है, चिप बताता है कि वो एक नया हंटर है जो कि हमारे गिल में ज्वाइन हुआ है
और वो एक ए रैंक हंटर है। और तभी जिन्हों बोलता है कि वो ए रैंक हंटर है और सी रैंक डेजो में जाएगा। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि वहाँ पे ए रैंक के साथ कुछ सी रैंक और कुछ बी रैंक हंटर्स भी होते हैं और वो डेजो कुछ ज्यादा इजी नहीं होगा। और तभी जिन्हों सोचता है कि इससे भाई वो शायद एहसास हो जाएगा कि वो एक ई रैंक हंटर है और सी रैंक एजेंट में वो कुछ भी नहीं कर सके। और तभी जो ची का बंदा होता है ना, वो जिन्हों को बोलता है कि प्लीज आप अंदर जा रहे हो तो प्लीज आप लड़ना मत, क्योंकि ये डेज बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इस कारण। और जैसे ही जिन्हों लोग उस डेज के अंदर जा रहे हैं ना, उस डेज का कलर अपने आप ही चेंज हो जाता है और रेड हो जाता है। और जिन्हों काफी सीरियस में बोलता है कि जल्दी से मॉनिटरी डिपार्टमेंट के हेड लोगों को फोन करो। और भी घबराते हुए सीधा एक एस रैंक हंटर की मांग को कॉल करा है और वो भी बोलता है कि क्या एक रेड रेंज एजेंट और मैं उससे देखने के लिए जल्दी आने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम डेंग सुंग को देखते हैं जो कि किम के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। और तभी रोंग सुंग बोलते हैं कि यार मैं इतनी बकवास गाड़ी में बैठने के अच्छा पैदल ही चला जाऊंगा। और फिर किम बोलता है कि आप उसे कहाँ पर मारोगे और मैं आपको कहाँ पर लेकर जाऊँ। तभी डेंग सुंग बोलता है कि मुझे तुम्हें एक डेजो में लेके जा चलो। और मुझे पता है कि इनको अभी इसी डेंजो में गया है। और इसके बाद हम बाकी को दे रहे हैं जो भी लोग उस डेंजो के अंदर गए थे उनकी डिटेल्स वो मांग रहा था। और उसे पता चल गया था कि इस गेट के अंदर सारी रैंक हंटर एक ए रैंक हंटर गए हैं। तो वो अंदाजा लगाता है कि यह 20 रैंक का डेजो होगा और अगर यह इस रैंक का डेजो हुआ तो उनमें से किसी के बचने के भी भावना ना के बराबर हो जाए सकती है। और चीफ बोलता है कि इस डेजो के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे गिल्ड के नहीं है। और यह सुन के बाकी येन को काफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार वो 20 रैंक के हंटर है। और अभी वो बोलता है कि शायद ये या बी रैंक। बाकी जन बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतना भी कंफर्म नहीं है और क्या वो इस रैंक का तो नहीं है ना। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैंने उसकी रैंक नहीं नापी है और वैसे असल में वो तो एक रैंक हंटर है। और हमें जिन्हों दिखा जाता है जो कि आइस एल्फ से लड़ रहा है और वो आइस एल्फ जो है ना, वो दोनों हंटर्स को मारते रहते हैं। यहीं पे हम इस मूल खत्म करते हैं। बाकी का जो एक्सप्लेन बचा है ना, जल्दी लाऊंगा। प्लीज चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब